तो दोस्तों आपका फिल्मी टीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2026 में आई मूवी वध 2 को। मूवी को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा वीडियो देखने के बाद। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो कोई भी जबरदस्ती आपको नहीं करूंगा। अब चलिए आपको सुनाता हूँ इस मूवी की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं मंजू सिंह नाम की लड़की को, जिस पर इल्जाम लगा है प्रेमी जोड़े को मारने का। कोर्ट में वकील का कहना था कि उन दोनों ने भाग के शादी की थी। शिवपुरी के एक धर्मशाला में रहने आए थे दोनों, जिसकी देखरेख का जिम्मा इसका था। उनके पास पड़े पैसे और सोने को देख इसकी नियत बदल गई और इसने उन दोनों को मार डाला। कोर्ट मंजू को 28 साल की सजा सुनाती है। कहानी अब कई साल आगे जाती है और हम देखते हैं मंजू को, जो कि अब बूढ़ी हो चुकी है। आधी से ज्यादा जिंदगी उसने जेल में ही बिता डाली। इतने टाइम से जेल में रहकर अब जेल ही उसका घर बन चुका है और वहाँ सब उसे जानते हैं और उसकी सुनते हैं। जेल में कैदियों को जो चाहिए होता है उसकी लिस्ट बना के मंजू को दे दिया जाता है। फिर मंजू शंभुनाथ नाम के कांस्टेबल को फोन करके सब बताती है। फिर शंभुनाथ चोरी चुपके सब चीजें ला कर देता है। मेल फीमेल जेल एक ही जगह बनी है, बस बीच में पार्टीशन है। शंभुनाथ और मंजू बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो मंजू को पसंद करता है, इसलिए वो मंजू के सब काम कर देता है। अब जेल में नए जेलर अपॉइंट होते हैं जिनका नाम है प्रकाश। प्रकाश जात पात पर ज्यादा ध्यान देता है कि किसकी कौन सी जात है। शंभुनाथ उनसे कहता, पिछले जेलर ने एक ऑर्डरली क्वार्टर के लिए अप्रूवल डाला था, आप आदेश दें हम काम शुरू कर देते हैं। प्रकाश कहता, हमें शांति में रहना पसंद है, पता नहीं कौन कौन से जात का मजदूर आएगा, घर गंदा हो जाएगा, हम साइन कर देते हैं, अगले जेलर साहब के लिए बनवा दीजिएगा, लेकिन हम जब यहाँ से चले जाएंगे तब। रात होने पर शंभुनाथ मंजू से मिलने जाता है। वो बाउंड्री के इस पार रहता था और मंजू उस पार। दीवार में एक छेद था, वहीं से सब आदान प्रदान होता था। मंजू कहती है, आप इतने सालों से हमसे मिलते आ रहे हैं, कभी अपने परिवार के बारे में नहीं बताया आपने। शंभुनाथ कहते, एक पत्नी थी जो कि चल बसी, एक बेटा है जिसको पढ़ाया लिखाया, लोन लेकर विदेश भेजा, बाद में खबर मिली कि शादी कर लिया है, हमको बताया भी नहीं। अब एक बेटी भी है पर हमसे बात ही नहीं करता। अब लोन तो चुकाना ही पड़ेगा, तो इसलिए जेल में छोटे मोटे सामान की तस्करी करके थोड़ा बहुत ऊपरी कमाई कमा लेते हैं। शंभुनाथ जेल में आई सब्जियां बाहर ले जाके उन्हें बेच के भी पैसे कमा लेता है थोड़ा। जेल के एग्जिट पे कांस्टेबल सूजा मार मार के चेक करते हैं ठेले को कि कहीं कुछ और तो नहीं ले जा रहा बाहर। शंभुनाथ के घर में बड़ा सा फ्रिज है, उसी में रखता है सब सब्जियां। प्रकाश बहुत स्ट्रिक्ट जेलर है, किसी के आगे झुकता नहीं है वो। नदीन नाम का कांस्टेबल केशव नाम के कैदी की तरफ से मदिरा उपहार में लाया था प्रकाश के लिए। वो सभी ऑफिसर से कहता है, कोई भी नशा करने वाला पदार्थ जेल में दिखना नहीं चाहिए और कैदियों को बाप मानना छोड़ दो। अब जेल में नए फीमेल कैदी आते हैं। एक जवान लड़की थी उसी में, जिसका नाम है नैना कुमारी। मधु जब नैना को देखती है तो सपना टाइम याद आ जाता है कि वो भी इसी उम्र में जेल आई थी। उसके पूछने पर पता चलता है कि पैसों का हेरा फेरी करने का इल्जाम है नैना पर। किसी बैंक में काम करती थी, वहाँ का मैनेजर खुद को बचाने के लिए उसको फंसा दिया। अब अगले दिन कुछ कैदियों की सुनवाई थी, जिसमें से नैना भी थी। महिला और पुरुष कैदियों को कोर्ट तक एक ही वैन में बैठा के ले जाते थे। केशव की भी पेशी थी, उसे नन्हे पिल्ले दिखाई दिए खेलते हुए। पहले उन्हें पुचकारा, फिर उन्हें वैन के टायर के आगे रख दिया, फिर ड्राइवर से कहा गाड़ी चलाने को। केशव का बड़ा भाई पॉलिटिक्स में था और बहुत पहुंच थी उसकी, तो सब केशव से डरते थे। डर के मारे ड्राइवर गाड़ी चला देता है और पिल्लों के मरने से उसे बहुत खुशी होती है। केशव की नजर जाती है नैना पर, वो उसे गंदी नजर से देख रहा होता है। सभी कैदियों के उतर जाने के बाद केशव फीमेल वार्ड की जेलर रजनी को पकड़ लेता है। उसे इधर उधर छूते हुए नैना के बारे में पूछता है। आज नैना के रिहा होने के पूरे चांसेस थे, लेकिन केशव नैना के वकील को बुला के कहता, उसकी जमानत आज नहीं होनी चाहिए। सब नैना के सामने हुआ तो उसे भी समझ आ गया था कि उसके प्रति केशव के इरादे सही नहीं है। अब प्रकाश महिला वार्ड जाता है निरीक्षण करने। प्रकाश नाम सुन के मंजू के दिमाग में कुछ क्लिक होता है। रात में मंजू देखती है कि नैना सिसक सिसक के रो रही है। मंजू उसे हिदायत देती है कि इस सब की आदत डाल ले, जिंदगी आसान हो जाएगी। इलेक्शन होने वाले थे, केशव कुछ न कुछ कांड करता रहता था जिससे कि चुनाव की जीत पर असर पड़ सकता था। इसलिए केशव के भाई ने उसे जेल में आराम से रहने को बोल दिया जब तक चुनाव नहीं हो जाते। एक बूढ़ा आदमी कपड़े धो रहा होता है, उसका शोर केशव को अच्छा नहीं लगता तो वो बूढ़े आदमी को बुरी तरह पीट देता है।
प्रकाश केशव को अलग सेल में बंद करवा देता है। तभी सीनियर का फोन आ जाता है कि उसको बाहर निकालो, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। प्रकाश को उसे निकालना ही पड़ता है। रात में हम देखते हैं नदीम और केशव बैठ के आराम से पी रहे हैं। घर पर प्रकाश भी पीने में लगा है और गुस्सा आ रही है उसे क्योंकि उसकी चल नहीं पाई। केशव प्रकाश को फोन करके काफी गंदी तरह से बात करता है उससे। प्रकाश को गुस्सा आ जाता है, उसने पी रखी थी तो गुस्सा दिमाग पर चढ़ जाता है। वो पहुंच जाता है केशव के सेल और उसे बिना रुके मारना शुरू कर देता है। मारते मारते उसकी उंगली में लग जाती है अंगूठी की वजह से, तो वो अंगूठी उतार फिर से मारने लगता है। नदीम की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो इन दोनों के बीच में आ जाए। प्रकाश उसे मार पीट के चला जाता है। 28 साल पूरे होने वाले थे। मंजू जल्द ही जेल से छूटने वाली थी। वो देखती है कि सेल में नैना नहीं है। कांस्टेबल से कहकर वो बाहर जाती है उसको ढूंढने। तभी उसकी नजर एक कमरे के रोशनदान पर पड़ती है। अब अगली सुबह पता चलता है कि केशव जेल से गायब है। किसी को कुछ पता नहीं कि वो कहाँ गया। सीनियर कहते उसका बड़ा भाई इंक्वायरी की डिमांड कर रहा है, मुझे किसी को भेजना ही पड़ेगा इंक्वायरी के लिए। पिछली रात प्रकाश ने उसे पीटा, फिर वो वापस अपने घर चला गया। फिर नदीम ने लॉकअप में ताला लगा दिया था, तो समझ नहीं आ रहा था किसी को कि वो गया कहाँ। प्रकाश नदीम से कहता है इंक्वायरी करने जो आएगा उससे उतना ही बताना जितना हुआ है, अपनी तरफ से कुछ ऐड मत कर देना। अब अतीत सिंह नाम का ऑफिसर आता है इंक्वायरी करने, तो प्रकाश सबसे पहले उसका पूरा नाम पूछता है। अतीत का नाम तलाकशुदा है। अब ऐसा क्यों बोला मुझे समझ नहीं आया। अतीत अब तहकीकात करना शुरू कर देता है सबसे पूछताछ करते हुए। नदीम से पूछने पे वो वही बताता है जो हुआ था उसके सामने। एक कैदी से पता चलता है कि केशव लड़कियों के पीछे पड़ा रहता है। हाल ही उसे नैना नाम की लड़की पसंद आ गई थी। अतीत नैना से पूछताछ करता है तो वो वही बताती है कि वैन में घूर रहा था वो, और मेरी बेल भी नहीं होने थी। बाकी ऑफिसर से पता चलता है कि शंभुनाथ जेल से सब्जी ले जाते हैं बाहर बेचने। उस रात वो सब्जी ले गए थे ठेले में। उस रात भी चेकिंग हुई थी ठेले की। हमेशा की तरह ऑफिसर सूजा भोंकने लगा सब्जियों में। शंभुनाथ सूजा अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं सब्जी खराब हो जाती है ऐसे करने से। फिर खुद ही भोंकने लगते हैं कि लो कर दिया तुम्हारे लिए चेक। सूजा बाहर निकालने से पहले वो बोरे में उसे पोंछ कर बाहर निकालते हैं। शंभुनाथ के नाम से सब्जी की दुकान है, उसने एक लड़के को रख रखा है सब्जी बेचने के लिए। अतीत लड़के से मिलकर पूछता है आखिरी बार वो सब्जी लेकर कब आए थे। लड़का कहता 4-5 दिन पहले आए थे। उस रात आए और हमसे बोले जाओ दारू लेकर आओ। हम जब दारू लेकर वापस आए तो वो जा चुके थे। अतीत फिर जाता है शंभुनाथ के घर, कहता अब उस रात दुकान गए सब्जी देने, लड़के से दारू मंगाई पर दारू लिए बिना ही चले गए। शंभुनाथ बताने लगता है कि लोन चुका रहे हैं सब्जी बेच के, और उम्र हो गई है तो बदल गया होगा मन कि नहीं पीते हैं आज, तो चला आया होऊंगा बिना शराब लिए। वैसे आपको क्या लगता है केशव को मैंने बोरी में बंद करके ठेले में लाद कर बाहर छोड़ दिया कहीं? अतीत कहता हो भी सकता है, आपको पैसों की जरूरत तो है ही, तो क्या पता पैसे के लिए ये कर दिया हो। शंभुनाथ कहता बाहर निकलने से पहले ऑफिसर सूजा भोंक भोंक के चेक करता है पूरा। इंसान क्या छोटा चूहा भी नहीं निकल सकता वहां से। दोनों पी रहे थे। शंभुनाथ बर्फ लेने जाता है बड़े वाले फ्रिज से। हमें देखने मिलता है कि केशव की लाश है उसके अंदर, लेकिन शंभुनाथ अतीत को भनक भी नहीं लगने देता इस बात की। अतीत प्रकाश से मिलकर कहता आपने केशव को क्यों पीटा, कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं है? प्रकाश कहता हमारी जिम्मेदारी है केशव जैसे लोगों को सीधा करने की, और तुम्हारे कानून की बत्ती बना के घूमता था वो यहाँ। तुम्हें अपनी रिपोर्ट में जो लिखना है लिखो, कुछ और ऐड करना हो तो वो भी कर लेना। हम देखते हैं शंभुनाथ को केशव की लाश गाड़ते हुए। अब कहानी यहाँ से 11 महीने आगे जाती है। सीनियर अतीत को बुलाकर कहते प्रकाश के बंगले के पीछे से एक लाश मिली है। लाश 10-12 महीने पुरानी है, तभी की है जब केशव गायब हुआ था। दुआ करो कि वो केशव की लाश ना हो, वरना सारी उम्र के लिए तुम्हें ट्रेनिंग एकेडमी भिजवा दूंगा। जहाँ बॉडी मिली अतीत वहां जाता है तो उसे कंकाल के पास से एक अंगूठी मिलती है। ये वही अंगूठी थी जो प्रकाश ने अपने हाथ से उतार के फेंक दी थी केशव को मारते टाइम। फोरेंसिक वाले कंफर्म कर देते हैं कि लाश केशव की ही है। सीनियर कहता उसका भाई बहुत पावरफुल है, सोच रहा हूँ तुम्हें ही उसके हवाले कर दूं, पर पहले तुम्हें 3 दिन का समय दे रहा हूँ, पता करके बताओ किसने करा था ये। प्रकाश से बात की है मैंने, उसने नहीं मारा है। अतीत पहले नदीम से मिलता है, अभी वही सब बता रहा था वो। जब उसे बेल्ट ट्रीटमेंट देता है तो वो बताता है कि प्रकाश के जाने के बाद केशव ने कहा दारू बना। हमने दारू बनाई और उन्होंने रजनी मैडम को कॉल किया, बोला कि हम आ रहे हैं। हमने मना किया कि मत जाइए, ऑलरेडी कांड हो चुका है, पर वो माने नहीं। उन्होंने बैरिक के पीछे वाला गेट खोलने बोला, हमने खोल दिया और वो चले गए। 3 घंटे तक जब वो नहीं आए तो लगा कि वो भाग गए हैं। हम उनका सेल बंद करके चले गए। प्रकाश सर को सस्पेंड करवा ही दिया था आपने। हम ये सब बताते तो हमारी तो नौकरी ही चली जाती। अतीत जाता है अब रजनी से मिलने। जब उसने कहा कि उसे लगभग सब पता है तो रजनी ने उसके आगे की कहानी बताना ही सही समझा। रजनी कहती केशव नैना के पीछे पड़ा हुआ था, नशे में धुत हमारे पास फोन किया, बोला कि नैना को लेके आइए, हम आ रहे हैं। हमने लड़की को तैयार किया और डिस्पेंसरी ले गए। नैना को छोड़ने के बाद हम अपने कैबिन में वापस आ गए। फिर काफी देर बाद हम गए तो देखा कि नैना बाहर ही बैठी है।
हम उसको वापस बैरक में छोड़े और अपना घर चले गए। अतीत कहता आपको जरा भी शर्म नहीं आई? रजनी कहती मेरे पति बीमार रहते थे, उनके इलाज का पैसा देता था केशव, बदले में कभी कभी वो हमारे साथ, बेटी बड़ी हो रही थी हमारी, धमकी दे रहा था कि या तो नैना को लेकर आओ या फिर अपनी बेटी को। माँ हूँ तो मैं अपनी बेटी को ही चुनूंगी ना। अब अतीत जाता है नैना से मिलने, जो कि रिहा हो चुकी है और अब एक ज्वेलरी शॉप में काम करती है। वो नैना से बाहर मिलना बोलता है ताकि वहाँ बात करके उसकी नौकरी पर बात ना आ जाए। अतीत के पूछने पर नैना कहती कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ। अतीत कहता मैं उस तक तो पहुंच ही जाऊंगा जिसको आप बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं आपकी मदद कर सकता हूँ उसे बचाने में। कोई और इन्वेस्टिगेशन करने आएगा तो शायद वो आपकी सहायता ना करे। नैना बताना शुरू करती है कि कमरे में क्या हुआ था। रजनी मैडम ने मुझसे जबरदस्ती कर डिस्पेंसरी में जाने बोला। वहाँ केशव नशा करके पहले से बैठा हुआ था, वो मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। मंजू जी उस वक्त बाहर थी, उन्होंने मेरी चीख सुनी तो अंदर आकर केशव पर रॉड से हमला कर दिया। वो मंजू जी पर झपट पड़ा तो मैंने भी उसे मारना चालू किया मुंगरी लेके। मंजू जी गला दबा के उसको मारने लगी और मुझे बाहर जाने को कह दिया। जब रजनी मैडम आई तो मैंने कह दिया केशव जिस गेट से आया था वहाँ से चला गया है। फिर उन्हें कमरे में जाने से रोका, ये बोल के कि मुझे जाना है। फिर उसके बाद वो मुझे बैरक लेके चली गई। मंजू ने तब तक केशव को मार डाला था। अतीत पूछता अब कहाँ है मंजू जी? नैना कहती वो कहीं पहाड़ों में दुकान चलाती हैं चाय और मैगी की। अतीत को याद आता है शंभूनाथ उस रात ठेले से सब्जी ले गए थे। उसका दिमाग टनकता है कि कोई जिंदा इंसान भले बाहर न जा पाए पर मरा हुआ तो छुपा के ले जाया ही जा सकता है और सूजा भोंकने पे भी कुछ नहीं पता चलेगा। हमें दिखाया जाता है कि जब मंजू की सजा खत्म हो गई तो वो बाहर आई और बाहर उसे शंभूनाथ मिल गए। फिर वो दोनों बस गए पहाड़ों में। इधर उधर छानबीन करने पे अतीत को पता चलता है कि वो दोनों धर्मशाला में हैं। पूछ पाछ के अतीत पहुंच जाता है उनके घर। शंभूनाथ कहते हैं एक घिनौने आदमी के चक्कर में पूरा फोर्स जुट गया। अतीत कहता किसी के घिनौने घटिया होने से किसी का हक नहीं बनता उसकी हत्या करने का। शंभूनाथ कहते हैं इन्होंने हत्या नहीं की है, वध किया है। मंजू ने जब केशव को मार डाला था तो मदद के लिए शंभूनाथ को कॉल किया। शंभूनाथ ने जब पूरी सिचुएशन समझी तब उन्होंने मंजू का साथ दिया केशव को ठिकाने लगाने में। शंभूनाथ ने पूरे कमरे को अच्छे से साफ किया। शंभूनाथ मंजू से कहते हैं आज से सारा लेन देन बंद और हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, भगवान ने चाहा तो फिर मिलेंगे कभी। फिर उन्होंने लाश को ठेले में रखा और उसके ऊपर सब्जी रख दी। फिर आगे क्या हुआ आप जानते ही हैं। अतीत कहता है कानून हत्या और वध में फर्क नहीं समझता, लाश मिली है सजा तो भुगतनी पड़ेगी। शंभूनाथ कहता लाश मिली नहीं है, थाली में परोस के दी गई है आपको। जंगलों से घिरा है शिवपुरी, 10 केशव भी मार के गाड़ दें तो भी कोई ढूंढ नहीं पाएगा। ऑर्डरली क्वार्टर बनने वाले थे उस जगह पे जहाँ उसे गाड़ा, जेलर के बंगलों के पीछे। मुझे पता था कि इस जगह पे खुदाई कभी ना कभी तो होगी। शंभूनाथ ने अंगूठी जानबूझ के डाली थी लाश के साथ। लाश प्रकाश के बंगलों के पीछे मिली है, अंगूठी भी मिली होगी ना आपको। केशव ने खुद ही अंगूठी पहन ली थी प्रकाश की। शंभूनाथ ने केशव की उंगली में अंगूठी देखी तो कहा मरते मरते अच्छा काम कर गए तुम तो। अतीत कहता है एक निर्दोष को फंसाने की बात कर रहे हैं आप। शंभूनाथ कहता निर्दोष वो नहीं, निर्दोष ये थी, फिर भी 2 खून की सजा काटी। अब यहाँ राज खुलता है कि मंजू ने प्रेमी जोड़े का खून किया था या नहीं। प्रकाश लड़की का चाचा था जो कि वहाँ आके लड़के से मारपीट करने लगा। लड़का अलग जात का था इसीलिए घर वाले राजी नहीं थे तो भाग कर शादी की थी। प्रकाश ने लड़के को मार डाला, भतीजी को भी मार ही रहा था कि तभी मंजू आ गई। मंजू ने उसे बचाने का ट्राई किया पर प्रकाश ने टिफिन से भतीजे के सर पर किसी साइको की तरह हमला कर उसे भी मार डाला। फिर चाचा ने अपनी पुलिस पोस्ट का इस्तेमाल कर सारा इल्जाम मंजू पर ही लगा दिया। मंजू ने 28 साल जेल में बिताए उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं। शंभूनाथ कहता है जब इन्होंने उसके किया की सजा भुगती तो इंसाफ तो यही होगा ना सर कि अब वो अपनी सजा भुगते। यहाँ ताकतवर ही न्याय कर सकता है सर। वो जज ताकतवर था इसीलिए फैसला सुनाया। एक दिन हम ताकतवर थे तो हमने अपना न्याय खुद किया। अब आज परिस्थिति ने आपको ताकतवर बना दिया है, बाकी जो आपको ठीक लगे। अतीत उन दोनों को हिरासत में लिए बिना वहां से चला जाता है। अतीत प्रकाश से कहता खून आपने किया है। प्रकाश कहता कोटे से भर्ती हुआ है क्या? हम गाड़ी से जाएंगे, केशव को मारेंगे और अपनी ही गाड़ी से लाश ले जाके गाड़ देंगे, वो भी अपने ही घर के पीछे। माथे पर बीप लिखा है क्या हमारे? अगर हमने मारा होता तो हम छाती ठोक कर कहते कि हमने मारा है। अतीत कहता तब क्यों छाती ठोक कर नहीं कहा जब अपनी भतीजे और उसके पति को मारा था? प्रकाश सकपका जाता है और कुछ नहीं बोल पाता। अतीत उसकी अंगूठी दिखाकर कहता 2 को मारा है आपने, कम से कम 1 की सजा तो भुगतिए।
हम देखते हैं प्रकाश अब जेल में है, चुपचाप बैठे किताब पढ़ रहा है। फिर हम देखते हैं शंभुनाथ और मंजू को, दोनों पहाड़ों में अपनी दुकान चला रहे हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं। इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये फिल्म हमें बताती है कि जो इंसान अभी आपके सामने है, हो सकता है वो आपको अच्छा लगे या उसका काम अच्छा लगे, पर जरूरी नहीं होता कि उसने हर काम अच्छे ही किए हों। एक इंसान हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है, पर यह नहीं कह सकते कि वो हर किसी की जिंदगी में अच्छा किरदार बनकर ही रहा हो। एक इंसान किसी की लाइफ का हीरो भी हो सकता है और किसी की लाइफ का विलन भी। केशव बहुत ज्यादा बुरा इंसान था, पर प्रकाश ने जब उसे बेदर्दी से पीटा तो दिल को तसल्ली हुई कि अच्छा किया उसने। लेकिन फिर पता चला कि प्रकाश भी कोई दूध का धुला नहीं है, उसने भी 2 लोगों को बेदर्दी से मार रखा है और किसी और को फंसा दिया था। हालांकि जात पात को लेकर भेदभाव करता था, पर फिर भी लगा कि कोई तो है जो केशव से भिड़ सकता है। तो उम्मीद की किरण जैसा लगा प्रकाश हमें, लेकिन था वो असल में अंधेरा। मूवी की बात की जाए तो कहानी बहुत ही सही तरीके से लिखी गई है। थीम वही था जो हम काफी समय से देखते आ रहे हैं। एक आदमी है जो लड़कियों के साथ गलत करता है। उस थीम को, उस कहानी को जेल की सेटिंग में जैसे सेट किया गया है वो काबिले तारीफ है। इतने हिंट दिए गए थे कि समझ आ जाता है कि केशव को लुढ़का दिया है मंजू ने, और उसके साथ शंभुनाथ भी शामिल है। पर मंजू का जो प्रकाश से कनेक्शन था और जो क्लाइमैक्स खुला बाद में, वो किसी ने भी नहीं सोचा होगा। प्रकाश का केशव को पीटना, फिर उसकी अंगूठी केशव द्वारा पहनना, फिर उसकी मौत होना, फिर उसकी लाश के साथ उसकी अंगूठी का मिलना, ऐसा फील हुआ जैसे कायनात भी चाहती है कि प्रकाश ने जो गुनाह किया है उसकी सजा उसे मिलकर ही रहे। मुझे बस एक चीज समझ नहीं आई, जब मंजू का केस चल रहा था तो मंजू की दलील दिखाई ही नहीं गई। ऐसा नहीं होता कि किसी ने इल्जाम लगाया और उसको सजा हो गई। कानून व्यवस्था इतनी भी अच्छी नहीं है। अपने डिफेंस में भी तो बोलने का मौका दिया ही जाता है ना, पर हमें सीधा दिखाया गया कि उसे सजा हो गई। एक्टिंग की बात की जाए तो संजय मिश्रा, कुमुद मिश्रा और नीना गुप्ता तीनों ने ही बहुत बढ़िया काम किया है। वध 1 में भी नीना मैम और संजय सर की एक्टिंग लाजवाब थी और इसमें भी टॉप नॉच है। इसमें मौजूद बाकी सभी कलाकारों का काम भी बढ़िया देखने मिला। ये फिल्म ऐसी है कि आप इसे थिएटर में देखने जा सकते हैं या किसी को भी रिकमेंड भी कर सकते हैं। इस मूवी को आने वाले समय में अंडररेटेड थ्रिलर सस्पेंस मूवी में गिना जाएगा। अंडररेटेड इसलिए क्योंकि अभी जब रिलीज हुई है तो कोई देखने नहीं जा रहा, फिर जब देखेंगे और पाएंगे फिल्म तो अच्छी है तो इसे फिर अंडररेटेड कैटेगरी में डाल देंगे। अब और कुछ बताने को है नहीं तो वीडियो को यहीं पर खत्म करता हूँ, लेकिन जाने से पहले आप कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक का भी ऑप्शन आपके लिए मौजूद है। बाकी मैंने कहा था कि अगर वीडियो अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करना, तो अगर आपको अच्छा लगा हो और आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।